Hi everybody. Kamal Raj is down with fever and I hope and pray that he comes back to office very soon. So for this session I will be with you. The lead article for the day is PM Matsya Sampada Yojana, and after that we will do questions on these 5 topics. So the first one is Fasal Bima Yojana, then Kisan E-Mitra, National Cooperative Database, India Infrastructure Report 2023 and लास्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जो क्वेश्चंस आज के रहेंगे 5, ये आपको आर्टिकल्स की लिंक लास्ट में दे दी जाएगी। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि लीड आर्टिकल को कवर करने के बाद आप PDF को, जो कि वीडियो के साथ ही अटैच रहेगा, उस वीडियो को क्लिक करके एक बार आप ये 5 आर्टिकल्स पहले रीड कर लो खुद से। इसमें आपको इसका स्टैटिक पार्ट अभी फ़िलहाल कवर नहीं करना है, पहले आप उस आर्टिकल को रीड करना और ये 5 आर्टिकल्स को रीड करने के बाद फिर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। एंड इन दी एंड जब इस मंथ का PIB सूत्रा कंपाइल होगा या फिर आपने अगर कोर्स ले रखा है हमारा, तो उसमें संपूर्ण फाइल में ये सारे टॉपिक्स पे आपको स्टैटिक पार्ट भी डिटेल में मिल जाएंगे। राइट, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा लीड टॉपिक आज क्या है? PM मत्स्य संपदा योजना। लेकिन मत्स्य संपदा योजना को कवर करने के पहले थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्कीम लॉन्च क्यों हुई थी। अगर आप इंडिया के मैप को देखो, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओके, सो यहाँ गुजरात से लेके और यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक, यहाँ पे ये सब हमारा सी लाइन है, एज इन कि ये सारे स्टेट्स जो भी बॉर्डर पे हैं ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं। सो नेचुरली किसी को भी ये देख के लगेगा कि हो सकता है हमारे यहाँ फिश या फिर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती होगी। बट अगर आप फिगर्स को देखो तो अगर आप यहाँ पे फिगर्स को देखो तो जो इंडिया का GVA है, GVA दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हर साल का जो प्रोडक्शन का डेटा होता है, अगर आप उसको कंसिडर करो तो आपको ये पता चलेगा वहाँ कि फिशरीज़ या फिर एक्वाकल्चर, इसका कंट्रीब्यूशन GVA में बहुत कम है, जो कि आइडियली बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैंने आपको मैप दिखाया है, तो इतनी बड़ी हमारी कोस्टल लाइन है। अगर सही से एक्टिविटीज़ हो, अगर जो थोड़े इम्प्रूव्ड गैजेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर बोट्स हैं, अगर उसको यूज़ किया जाए तो फिशरीज़ प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, और ये मटेरियलाइज ना होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस सेक्टर को पहले नहीं मिला। राइट, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के PM मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया। क्योंकि अगर आप ऐसे एग्रीकल्चर में भी देखो तो जब हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें फिशरीज़ भी एक पार्ट है। ठीक है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है। तो जब तक हम ये सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग वेटेज नहीं देंगे, अलग अलग इस पे फोकस नहीं किया जाएगा, तब तक एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का ओवरऑल फिगर वो बहुत इम्प्रूव्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट, तो इसलिए PM मत्स्य संपदा को लॉन्च किया गया है। और उसके बाद अगर आप कुछ इसके अलावा भी फैक्ट्स देखो तो जो पूरी ग्लोबल प्रोडक्शन है उसमें हम 8% पे हैं। ठीक है, और इंडियन ओशन में इंडिया की पोजीशन बहुत प्राइम है। ठीक है, तो ये फिगर और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। चाइना, जिसके पास कि अगर आप लीगल तरीके से देखो तो साउथ चाइना सी में जो उसका क्लेम है कि इतना वाटर का रीज़न मेरा है, वो एक्चुअली उनका है भी नहीं। ठीक है, बट वो फोर्सफुली वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ऐसे फिशरीज़ प्रोडक्शन में या फिर ट्रेड में वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास तो लेजिट हमारे पास राइट है कि हम इंडियन ओशन के रीजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर फिशरीज़। तो ये सबको ध्यान में रख के मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया गया था। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो उसमें 2 टाइप के फिशरीज़ को डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे? बेसिकली उसके हम फैक्ट्स को देखने वाले हैं, बट आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। जिन्होंने नाबार्ड की प्रिपरेशन की होगी उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा। अगर हम ओवरऑल फिशरीज़ की बात करें तो 2 टाइप की वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर 2 वहाँ पे सेक्टर्स हैं। एक है मरीन फिशरीज़ और दूसरा है इनलैंड। ठीक है, इनलैंड फिशरीज़। मरीन फिशरीज़ में जो मैं कोस्ट लाइन की बात कर रहा था, तो अगर सी वाटर में फिशरीज़ हो या फिर ऐसी एक्टिविटी हो तो उसको हम बोलेंगे मरीन फिशरीज़। और जो हमारे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, या फिर जितने भी आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं वाटर के, जैसे किसी ने अपने घर के पास कोई पॉन्ड ऐसे क्रिएट किया वहाँ पे और वहाँ पे फिर फिशरीज़ की एक्टिविटीज़ हो रही है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसको बोलेंगे हम इनलैंड। और इनलैंड फिशरीज़ जो होगी वो आपको फ्रेश वाटर में ही मिलेगी देखने को। ठीक है, ऐसा शायद ही आपने देखा हो कि किसी ने अपने गांव में पॉन्ड ऐसे बनवाया और वो सी वाटर लेके आ रहा है वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता।
जो हमारे पॉन्ड्स हैं या फिर जितने भी वाटर के और भी सोर्सेज हैं आर्टिफिशियल, तो वहाँ पे फ्रेश वाटर फिशरीज ही होती है, राइट। ओके, तो मरीन और उसके बाद इनलैंड फिशरीज, ये आपको दो टर्म्स याद रखने हैं कि क्या है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो मैं पहले बता रहा था कि अगर हम जीवीए की बात करें तो जीवीए में फिशरीज़ का कंट्रीब्यूशन 1.06% है, जो लास्ट डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से, ठीक है। ये डेटा, ये फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद जब ये 2020 में आया है उसके 1-2 साल के अगर आप इम्पैक्ट को देखो तो हो ये रहा है कि हर साल जो फिशरीज़ प्रोडक्शन है वो अपने ऑल टाइम हाई पे जा रही है। जैसे 2020-21 में जो फिशरीज़ का टोटल प्रोडक्शन था वो उस समय तक का हाईएस्ट था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो डेटा आया है वो फिर अब तक का हाईएस्ट है। तो इस स्कीम का इम्पैक्ट इतना है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अभी जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 16.25 मिलियन मैट्रिक टन ये हमारा फिश प्रोडक्शन था फॉर द ईयर 21-22। 22-23 का डेटा जब आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट अभी के लिए जो लेटेस्ट डेटा है वो यही है, ठीक है। अच्छा, उसमें भी ये मैंने आपको टोटल फिश प्रोडक्शन बताया है जिसमें इनलैंड और मरीन दोनों इंक्लूडेड है, बट एक्सपोर्ट के डेटा में आप देख सकते हो यहाँ पे मरीन लिखा हुआ है। उसका रीज़न है जो मरीन फिशरीज़ हैं ओब्वियसली वो कोस्टल स्टेट्स में ही होंगे और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट करना भी काफ़ी आसान होता है, राइट। लेकिन अगर आप इनलैंड फिशरीज़ की बात करो तो ड्यू टू वेरियस रीजंस, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, तो उसके वजह से जो इनलैंड फिशरीज़ है उसके प्रोड्यूस को या फिर वहाँ से आए हुए फिश को हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। वो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते ज़्यादा। ओब्वियसली इस स्कीम का एक फोकस यहाँ पे भी रहेगा कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को इस लेवल पे इम्प्रूव कर दें कि हम अपने इनलैंड प्रोडक्शन को भी यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाएँ। बट अभी तक जो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा चंक है वो मरीन फिशरीज़ का है। वहाँ पे आपको इनलैंड फिशरीज़ का बहुत ही कम दिखेगा ऐसे पार्ट उसका। सॉरी। अगर हम स्टेट्स की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा कैच है। अगर आप मरीन फिशरीज़ की बात करो, ठीक है, और उसके बाद इनलैंड फिशरीज़ की बात करो तो दोनों के प्रोडक्शन को आपको अलग अलग देखना होगा। अगर मरीन फिशरीज़ की बात करेंगे हम तो एक ऐसा स्टेट जो कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, नो डाउट वो एक कोस्टल स्टेट ही है, गुजरात। लेकिन जब आप फिश के बारे में ऐसे कुछ न्यूज़ पढ़ते हो या कोई भी आर्टिकल हो सकता है न्यूज़पेपर के बियॉन्ड भी, तो वहाँ पे आपको केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, बंगाल, तो ऐसे स्टेट के आपको नाम दिखते हैं। गुजरात का नाम वहाँ पे बहुत कम दिखता है, बट मरीन फिशरीज़ में गुजरात की रैंक फर्स्ट है प्रोडक्शन के मामले में। और अगर इनलैंड फिशरीज़ की बात करें तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश का नंबर वहाँ पे आता है फर्स्ट। लेकिन अगर वॉल्यूम को देखो तो इनलैंड फिशरीज़ में प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है आंध्र प्रदेश का कि आप मरीन और इनलैंड दोनों को कंबाइन करो तो भी आपको आंध्र प्रदेश का ही प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा दिखेगा। दैट्स वाई आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है और वेस्ट बंगाल सेकेंड पे है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में मरीन फिशरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इनलैंड फिशरीज़ में आंध्र प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल ही आता है। और इसीलिए जब डेटा को आप ऐसे कंबाइन करो तो आंध्र के बाद बंगाल आएगा। सॉरी। तो ये रहा मैप के थ्रू भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। तो जो हमारा इनलैंड है वो होता है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और अगर मरीन फिशरीज़ की बात करें तो वो है गुजरात में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, मान लो कुछ ऐसे आता है लिखने को या इवन अगर डिस्क्रिप्टिव भी आता है क्वेश्चन, तो आपके पास ये फैक्ट्स होने चाहिए सो दैट आप अपने इंट्रो में या फिर बॉडी के फर्स्ट हाफ में आप ये सब बातें इंक्लूड कर पाओ। इससे होगा ये कि आपके आंसर में टेक्निकल साउंडनेस आएगी, ठीक है। तो अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा आंध्र, अगर मरीन की बात करें गुजरात, और अगर इनलैंड फिशरीज की बात करें तो वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश।
ओके, तो अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो सबसे पहले ये लॉन्च कब हुआ था? 2020 में। और इस स्कीम की वैलिडिटी अब तक एज़ पर दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, या फिर आप ऐसे बोल लो कि जो गाइडलाइंस हैं, गैजेट है, उसके हिसाब से इसकी वैलिडिटी है टिल 24-25। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के बाद कोई ऐसी न्यू नोटिफिकेशन आए और उसमें इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से जो डेटा है वो ये बोलता है कि 24-25 तक के लिए ये स्कीम है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो मैंने अभी आपसे पुराने बातें की हैं कि कैसे इतना बड़ा कोस्टल एरिया होने के बाद भी हमारी प्रोडक्शन इतनी कम है, तो ऑब्वियसली इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मैं पहले कोल्ड चेन की बात कर रहा था, कोल्ड चेन क्या होता है कि एक बार मान लो आपने फिश की ऐसे हार्वेस्टिंग कर ली, ठीक है, आपने पानी से निकाल लिया, उसके बाद उसे प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, तभी आप उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक आप उसको भेज सकते हो। वरना फिर क्या होगा कि ये सारे आइटम्स होते हैं जिसको कि हम बोल सकते हैं पेरिशेबल। अगर इनको प्रिजर्व करके नहीं रखा जाए तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए कोल्ड चेन का वहाँ पे रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इतनी कम हो, गवर्नमेंट के पास हमेशा फंड्स की स्कार्सिटी होती है, तो वहाँ पे इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया गया पहले। तो धीरे धीरे हमें यही सब चीज़ों को दूर करना है, इन्हीं को ठीक करना है। तभी ऐसा होगा कि जो भी हमारा हार्वेस्ट होगा हम उसको बहुत ही फार डिस्टेंस तक उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे या फिर भेज पाएंगे। और जितना दूर भेजने की हमारी कैपेबिलिटी हो जाएगी, फिर उससे हमारा रेवेन्यू भी उतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं। प्रोडक्शन का अगर आप ऐसे देखो तो कैपेसिटी, पोटेंशियल वो हमारा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमने उसको हार्नेस किया तो उसी रेशियो में फिर हमारे पास रेवेन्यू भी बढ़ेगा थ्रू एक्सपोर्ट्स या फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन से भी। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, आउटले और बजट, तो आई होप कि आपको आउटले और बजट के बीच का डिफरेंस पता हो। हमने ये स्कीम्स क्रॉनिकल के सेशन में इसको बार बार कवर किया है। तो आउटले जो होता है वो स्कीम की वैलिडिटी जब तक है, वो पूरे टाइम पीरियड के लिए जो भी अमाउंट एलोकेट हुआ है उसको हम बोलेंगे आउटले। बजट जो होगा इसका वो होता है ईयर ऑन ईयर, यानी इस साल का बजट अगर आप देखो तो वो है 2000 करोड़, एंड अगर हम इसके आउटले की बात करें तो वो है 20,050 करोड़। ठीक है, ये इसका आउटले है। विद इन दैट अगर आप उसमें भी देखो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है दैट इज़ 9407 करोड़, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर आउटले से कम है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आपको यहाँ पे लिखना है आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये स्कीम लेकिन इस सेंस में थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इसका एक हाफ है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और दूसरा है जो सेंट्रल सेक्टर है। अब वो क्या क्या है हम एक बार उसको देख लेते हैं पहले। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ को जो कि फिशरीज सेक्टर में इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर आप यूनियन लेवल पे देखो तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं एमपेडा। ठीक है, तो अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट लेवल पे या इवन सेंट्रल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, अगर उनको फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड करे तो वो बनेगा पार्ट किसका? सेंट्रल सेक्टर स्कीम कंपोनेंट होगा वो इसका। तो इसके दो कंपोनेंट है, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट। तो जो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है वो सिर्फ इसलिए है कि यूनियन गवर्नमेंट उसमें वेरियस स्टेट्स को फंड्स दे पाए ताकि वो अपने यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो मतलब जो फार्मर्स हैं, जो फिश फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं की जा रही है, पहले स्टेट को या फिर स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को या इवन जो सेंट्रल सेक्टर के, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एंटिटीज़ हैं, तो फिर उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उसी कैपेसिटी बिल्डिंग के बेसिस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसको फिर फार्मर्स बाद में यूज़ कर पाए। तो बेनिफिट यहाँ पे डायरेक्टली फार्मर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। उसके बाद हम आते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो इसका कंपोनेंट है उस पर। तो एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत सारी है। अगर आप लिस्ट देखो तो लिस्ट में आपको 20-25 ऐसे एक्टिविटीज़ दिखेंगे एंड वो सारे के सारे आपके लिए याद करने जरूरी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में।
अगर 4 हो, 5 हो, 6 हो तो बात समझ में आती है, फिर वो आपसे पूछा जा सकता है। अगर लिस्ट बहुत लंबी हो तो फिर वो आपसे नहीं पूछेंगे ऐसे। तो इसलिए बस आपको ये ध्यान देना है कि 2 टाइप के इसमें कंपोनेंट है। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि दिस स्कीम इज़ एंटायरली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो वो स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर का कंपोनेंट है। अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 2 टाइप के हैं, एक है बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, दूसरा है नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। अब इसकी मीनिंग क्या है आप वो समझना। जहाँ पे बेनिफिट्स डायरेक्टली प्रोवाइड किए जा रहे हैं फार्मर्स को, वो बनेगा बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटी। लेकिन जहाँ पे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, फिर डेली वेज के बेसिस पे काम करने वाले वर्कर्स भी होंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता है कि फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड होगा, तो फिर उनके काम से रिलेटेड फिर फार्मर्स भी होंगे बहुत सारे। तो जब ऐसी कोई बात होती है जिसमें फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, तो वो आएगा अंडर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में। और उसके अलावा जो भी है, अगर इनडायरेक्टली फार्मर्स को फ़ायदा मिल रहा है तो फिर वो हो जाएगा पार्ट किसका, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ का। अभी आप इतने पे ही फोकस रखो, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में आरबीआई के लिए रेलेवेंट नहीं है उतना। बाकी जो फैक्ट्स होंगे इस टाइप के, बजट हो गया, आउटले हो गया, तो वो सब हम देख लेते हैं। अच्छा, इस साल के बजट में एक अनाउंसमेंट हुई। एक तो सबसे पहले जो हमने बात की पहले कि 2000 करोड़ इसका इस साल का बजट है। दूसरा, एक सब स्कीम लॉन्च हुआ जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये जो है ये सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है। तो जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो किसान समृद्धि सह योजना इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, इसमें है क्या, तो अब इसमें गवर्नमेंट पंप इन करेगी ₹6000 करोड़। तो रिसेंट ईयर्स में, खास करके तब जब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अलग से बनी है, उसके बाद से गवर्नमेंट का फोकस इस पर बहुत ज़्यादा है कि हर वो सेक्टर, खास करके रूरल एरियाज़ में जो अलग अलग टाइप के सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइप से हो रही है। वो हो सकता है कि एग्रीकल्चर हो, वो हो सकता है टेक्सटाइल हो, वो हो सकता है डेयरिंग हो। तो ऐसे करके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि हम कैसे कोऑपरेटिव्स के कल्चर को वहाँ पे हम बूस्ट करें, क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत होता है। कोऑपरेटिव्स का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि बहुत सारे लोग एक आपस में एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वहाँ पे जो भी सबका कंट्रीब्यूशन होगा उसी को यूज़ करके फिर किसी भी मेंबर को लेंडिंग की जाती है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव का। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा लार्जर इसका पिक्चर देखो, कोऑपरेटिव का एक फ़ायदा और है कि यहाँ पे रिस्क शेयरिंग हो जाती है। अगर किसी भी सेक्टर में रिस्क है बिजनेस में, तो अगर कोऑपरेटिव्स के थ्रू उसको किया जा रहा है, तो फिर इससे होता ये है कि उस बिज़नेस से एसोसिएटेड जो भी रिस्क है वो सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और ना सिर्फ इतना, बल्कि इससे अकाउंटेबिलिटी भी आती है। अगर कोई बिज़नेस किसी एक या दो इंडिविजुअल्स के हाथ में छोड़ दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो ढंग से काम ना करे तो पूरे बिजनेस को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर कोई 2-3 ठीक से काम नहीं कर रहा, तो बाकी लोग इसको पॉइंट आउट करने के लिए वहाँ पे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि एक ऐप को लॉन्च किया गया है इसी साल, जिसको बोलते हैं रिपोर्ट फिश डिजीज़। ठीक है, आपने वन हेल्थ अप्रोच करके सुना होगा, ये बहुत बार आर्टिकल में, न्यूज़ में एक्चुअली आया भी है। वन हेल्थ पॉलिसी बोल लो आप, या वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ का मतलब होता है, और ये रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। एक तो पहले अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स भी हैं। फिर उसके बाद बात होती है कि हम कैसे लाइव स्टॉक सेक्टर में, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में कैसे जो वेरियस डिजीज़ हैं, तो उसको कैसे ठीक करें, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स अभी भी रूरल एरियाज़ में, जिनके पास खास करके लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो एनिमल रियरिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर ऐसा हो कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ किसी एक एनिमल को हो जाए, किसी एक कैटल को हो जाए, तो फिर उससे फिर वो बहुत सारे दूसरे ऐसे एनिमल्स में स्प्रेड होगा। और ऐसा हो सकता है कि किसी के पास एनिमल्स बहुत ज़्यादा है,
तो एक बार कहीं कुछ आउटब्रेक हुआ तो सबको इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो एनिमल का हो गया, दूसरा ह्यूमंस का हो गया। फिर उसके बाद क्रॉप्स में भी जो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हैं, खास करके अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें जिसमें वेजिटेबल्स हैं, उसके बाद फ्रूट्स हैं, तो इनमें भी बहुत सारे टाइप के डिजीज़ होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा कि उसके पत्ते सूख जाते हैं या फिर उनमें होल्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट्स का उस पर अटैक हो जाता है। तो रूरल एरियाज़ में जहाँ पे ये तीनों स्फीयर्स ऑफ लाइफ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वहाँ पे वन हेल्थ का अप्रोच बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, कि एक बीमारी जो ह्यूमन से एनिमल्स में फैल सकती है, फिर उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि प्लांट पे भी है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम रहते कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स को डेवलप किया जाए कि इनकी रिपोर्टिंग हो पाए। ठीक है, रिपोर्टिंग के बाद फिर ये हो सकता है कि जो भी उस एरिया से कंसर्न्ड जो वहाँ की अथॉरिटी है वो टाइम रहते इंटरवीन करेगी और उस डिजीज़ को पहले ठीक करेगी। तो फिश फार्मिंग में ऐसा कोई हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया कि अब फार्मर्स, खास करके फ़िश फार्मर्स, तो फ़िश फार्मर्स अगर उनको लगे कि वाटर में किसी टाइप की कॉन्टेमिनेशन आ गई है, ठीक है, फ़िश की डेथ हो रही है वहाँ पे, तो उस केस में इस इशू को रेज किया जा सकता है थ्रू रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के स्कीम में इतना ही पार्ट था जो रिलेवेंट है आपके लिए अभी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो फसल बीमा योजना पे आपको स्टैटिक पार्ट इसका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक पार्ट आप इसको रीड करना खुद से, या फिर मंथ एंड के बाद जब PIB सूत्रा लॉन्च होगी दिसंबर मंथ की, तो आपको वहाँ पे डिटेल में इसका पार्ट मिल जाएगा पढ़ने को। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा जिन्होंने थोड़ा बहुत रीड कर रखा होगा पहले, तो अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स उनके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसको है क्या। ओके, तो जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की तो वहाँ पे प्रीमियम का टर्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी फार्मर्स के पास जितने भी साइज़ का फार्म लैंड है उसमें जो उसने कल्टीवेशन किया है और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कि वो मार्केट में क्या होगी, उसके रिस्पेक्ट में फार्मर्स को राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% का प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, बाकी का जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है फार्मर्स के बिहाफ पे। अच्छा, राबी और खरीफ के बीच में आप गैप देख रहे हो थोड़ा कि यहाँ पे 1.5 है और खरीफ में 2% है। तो उसका रीज़न है कि जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो थोड़े समर सीज़न में इनकी कल्टीवेशन होती है। समर सीज़न में ऐसा हो सकता है कि मानसून का एज इन रेनफॉल उस साल बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर रेनफॉल ना हो तो हो सकता है कि राइस की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी फिर, या फिर शुगर केन की फार्मिंग उस पर बहुत हिट पड़ेगा इसका। तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं टू दीज नेचुरल जो इवेंट्स हैं, उसके वजह से इस पर प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा रिस्की है उस पर प्रीमियम उतना ही ज़्यादा रहता है। इसीलिए हॉर्टिकल्चर या फिर कमर्शियल क्रॉप पे सबसे ज़्यादा प्रीमियम है, क्योंकि इससे फार्मर को प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है और इनकी खेती में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो राबी से थोड़ा सा ज़्यादा खरीफ से ज़्यादा कमर्शियल, आपको ऐसे याद रखना है। अब एक बार क्वेश्चन देख लो आप, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आप सिंपली क्वेश्चन नंबर और उसका जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है। अब यहाँ पे जितनी भी बातें हमने की हैं उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। जो आर्टिकल्स की लिंक आपको लास्ट में दी हुई है, बस आप एक बार उसको रीड करो। उसको रीड करने के बाद जब आप क्वेश्चन पे आओगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो एटलीस्ट जो CA वाला पार्ट है जो आज के आर्टिकल में आया है आपका वो कवर्ड रहेगा। थोड़ा बहुत आप नेट से सर्च कर लेना, और मंथ के एंड में जब PIB सूत्रा लॉन्च होगी तो वहाँ पे आपको डिटेल में ये सारी बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसान ई मित्रा के ऊपर। किसान ई मित्रा इज़ रिलेटेड टू PM किसान स्कीम।
ठीक है, अब इसका काम क्या है ये भी आपको वहाँ पे आर्टिकल में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसका भी आंसर आप बताना कि क्या है। पीएम किसान के बारे में अगर आपने रीड पहले से आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि एवरी ईयर 6,000 का डीबीटी दैट इज़ 6,000 का डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वो किया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, अच्छा अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, क्वेश्चन की बात करें रादर, तो वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। ठीक है, इसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, कुछ बताया गया है कि कितने यहाँ पे फेजेज़ में होने हैं डेटाबेस को जो रेडी किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, तो वो कितने फेज में इसका काम होना है। इसके बारे में एक अपडेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। एक कमेटी बनाई गई है अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ सुरेश प्रभु। तो उनका काम है कि वो एक पॉलिसी प्रिपेयर करें कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। इसका काम अभी चल रहा है, इसके ऊपर भी आर्टिकल थी आज के पीआईबी में। ठीक है, तो वो भी है इसके ऊपर। आर्टिकल रीड करो तो आपको ये सब बातें समझ में आएंगी कि कितने फेजेज हैं और कितना काम हो चुका है इसका कंप्लीट। नेक्स्ट है इसमें इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 और लास्ट में है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ के लिए अलग अलग स्कीम इसकी लॉन्च की गई है। तो आप आर्टिकल में देखना, इसमें जो 3rd स्टेटमेंट है उसके लिए आपको थोड़ा नेट पे सर्च करना पड़ेगा, ये इस आर्टिकल में गिवन नहीं है। लेकिन अगर आपने इस स्कीम को पहले से पढ़ा हुआ है तो ये बहुत बेसिक फैक्ट के ऊपर ये स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, ये रही लिंक्स जो कि आपको ओपन करके आप यहाँ पे क्लिक करो। ये एक्चुअली हाइपर लिंक्स है जिस पे आप क्लिक करते हो तो आर्टिकल खुल जाएगी पीआईबी की ओरिजिनल आर्टिकल, वो रीड करके फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राइट, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।